बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 28 सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी इफेक्ट। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैं सरफेस टेंशन समझाऊंगी आपको और फिर कैपिलरी इफेक्ट। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सरफेस टेंशन को स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको एक ग्लास ऑफ वाटर शो हो रहा है। इसके अंदर आपको कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी शो हो रहे हैं। आप देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगी हूँ, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को। अब कुछ मॉलिक्यूल्स भी आपको वाटर के शो हो रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको इसकी टॉप सरफेस पे भी शो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा टॉप सरफेस पे यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम्पल में शो नहीं हुए हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टॉप सरफेस पे भी होंगे। अब क्या होगा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, ये जो टॉप सरफेस पे पड़े मॉलिक्यूल हैं, इनके ऊपर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे और इनको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। कोहेसिव फोर्स क्या थी? कोहेसिव फोर्स वो वाली फोर्स थी जब दो सेम सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं कोहेशन, कोहेसिव फोर्स। अब जब दो डिफरेंट सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते थे तो उसको हम कहते थे एडहेसिव या एडहेसिव फोर्स या एडहेशन। अब देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं टॉप सरफेस पे भी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही पड़े हुए हैं। तो जब दोनों ये क्या करेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स लगाएंगे दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो उस फोर्स को हमने क्या कह दिया, कोहेसिव फोर्स कह दिया। अब जब वो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अब नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करें, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींचने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींचने की कोशिश करें। इस तरह से मॉलिक्यूल्स इनको नीचे खींचने की कोशिश करें जो ऊपर मॉलिक्यूल इस लेयर के ऊपर पड़े हैं। अब क्या होगा, टॉप वाले मॉलिक्यूल अब जब नीचे खींचने की कोशिश करें, अब इस लेयर के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इस वाटर की इस यहाँ पे लेयर पानी की खत्म होगी, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे तो कोई सिर्फ एयर एक्ट कर रही है, एयर है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल एक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो टॉप पर मॉलिक्यूल पड़े हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, अब ये नीचे की तरफ कोहेशन फोर्स इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कोहेसिव फोर्स लगा के उनको खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टॉप वाले मॉलिक्यूल ने क्या इस कोहेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश की। अब रेजिस्ट करने की कोशिश की मतलब कि वो कोशिश करें कि वो नीचे की तरफ नहीं ट्रांसफर हो, नीचे की तरफ नहीं जाए। अब क्या होगा, रेजिस्ट करने की कोशिश के दौरान यहाँ पे इस टॉप सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब जब टेंशन क्रिएट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल सारे ऐसे एक लेयर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये मॉलिक्यूल सारे क्लियर बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब जो टेंशन क्रिएट होगी उस टेंशन को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसकी टॉप सरफेस के ऊपर पड़े हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग हुई। कुछ जो टॉप सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, उनके दरमियान में क्या हुआ, रुकिए जी एक सेकेंड, ओके। अब ये जो टॉप सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल पड़ा है, जब इनके नीचे खींचने की कोशिश की गई, इन्होंने कोहेशन फोर्स को रेजिस्ट किया, टॉप सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स ऐसे एकदम स्ट्रेट हो गए, दोनों सारे मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ लिया ऐसे। अब किस तरह से पकड़ लिया, जैसे आपको यहाँ पे अगर कुछ ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल्स एक लेयर में आके इकट्ठे हो गए। अब सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं, इनके दरमियान में एक टेंशन क्रिएट हो गया, और ये जो टेंशन क्रिएट हो गया इसको हमने क्या कह दिया, सरफेस टेंशन कह दिया। एक और तरह से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हुए, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान में जब टेंशन क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल हमने इस पूरी लेयर के अंदर से ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे बाहर निकाली हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स मैंने बाहर निकाले हैं, जो अब ये नीचे वाला मॉलिक्यूल इन दोनों को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान यहाँ पे जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं वो कोहेशन फोर्स को रेजिस्ट करेंगे और यहाँ पे इनके दरमियान में टेंशन प्रोड्यूस होगी, और उस टेंशन को हमने क्या कह दिया, सरफेस टेंशन कह दिया। अब मजीद इसके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। मैं आपको LMS डाउनलोडेड हैंडआउट से बताऊंगी। यहाँ पे कुछ बहुत नीट एंड क्लीन, देखें कलरफुल है, ऐसे पढ़ना भी आसान होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में हैंडआउट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब आपके पास सबसे पहले तो थोड़ी सी थ्योरी की डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ ही रहे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास कुछ लिखा हुआ है, इन दीज एंड अदर ऑब्जर्वेंस liquid droplets behave like small balloons filled with liquid and the surface of liquid act like stretched elastic membrane under tension। तो वही बात लिख दी है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो एक स्मॉल बेलून्स की तरह उस लिक्विड में एक्ट कर रहे हैं, और जो लिक्विड की सरफेस है, जो टॉप सरफेस है, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है। मतलब कि इलास्टिक मेम्ब्रेन, नीचे वाले मॉलिक्यूल उनको इलास्टिसिटी की तरह उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दौरान उनके दरमियान में
क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी। द पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स कह रहा है वो उसको कोहेसिव फोर्स को, द पुलिंग फोर्स दैट काजेज दिस टेंशन एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। और वो जो सरफेस वाटर की मालिक्यूल्स, जो दोनों सारे मालिक्यूल्स ऊपर वाले ऐसे एकदम यकजान हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, तो क्या हुआ, इस सारी लेयर के अंदर क्या होगी, टेंशन एक्ट प्रोड्यूस होगी। टेंशन एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एंड इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर में हमने अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से आई है, कोहेसिव फोर्स, पुलिंग फोर्स की वजह से आई है। उसके बाद उन्होंने एक और बात लिखी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेंशन, सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, जिसको सिग्मा एस से डिनोट करते हैं। ये एस ना इसकी लोअर एंडिसेस में, ठीक हो गया। एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट न्यूटन मीटर। अभी हम ये सारा यूनिट समझते हैं, फिर हम इसकी सरफेस टेंशन की तरफ आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम इसके थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ ले चलते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ दिस इंटरफेस। यहाँ पे आप ऐड कर लें लेंथ ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं उस वाले इंटरफेस की लेंथ, और फोर्स क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में। अब फोर्स डायरेक्ट रिलेशन में जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे सिग्मा एस। जो सिग्मा एस है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन को शो कर रहा है। सिग्मा एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। अब ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकला है जिसको हमने कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन का, और उसका यूनिट एक निकला है न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास यहाँ से एक और फार्मूला भी बनता है जिसको हम सरफेस एनर्जी कहेंगे, और इस फार्मूले में हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया, वो किस तरह से होगा ये भी अभी हम देखते हैं, और ये इस यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। अभी हम इसका यूनिट देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। देखिए ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगर हम इस न्यूटन पर मीटर को मीटर ओवर मीटर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू तो न्यूटन मीटर ही रहेगी। यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो वही। तो हमने क्या किया, हमने खुद से यहाँ पे मीटर ओवर मीटर को मल्टीप्लाई कर लिया। न्यूटन मीटर इकट्ठा हो गया, मीटर का स्क्वायर इकट्ठा हो गया। अब न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, न्यूटन मीटर हमारे पास एज जूल लिख सकते हैं। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। एफ डी होता है ना हमारे पास वर्क, तो वर्क इज एफ, एफ का यूनिट न्यूटन, और डी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर हमारे पास क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्वल होता है। तो न्यूटन मीटर की रिप्लेसमेंट में हमने जूल पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास इसके अलावा इसके कितने यूनिट्स निकल आए हैं, 3। और अब जब हमारे पास न्यूटन जूल पर मीटर का स्क्वायर बना है, यहाँ हम इसको सिंपल कहें कि जब न्यूटन मीटर ओवर मीटर का स्क्वायर बना है, तो जब हम कह सकते हैं इसको फोर्स पर यूनिट, सॉरी वर्क पर यूनिट एरिया बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे। और हमारे पास यहाँ पे इसके टोटल 3 यूनिट्स निकले, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, और जूल पर मीटर का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे तीनों यूनिट्स देखे, और यहाँ पे न्यूटन मीटर पर मीटर का स्क्वायर, और उसने न्यूटन मीटर को क्या लिख लिया, जूल लिख लिया। और इन दिस केस जो सिग्मा एस है, सरफेस टेंशन था जो हमारे पास सिग्मा एस था ये वाला, रिप्रेजेंट द स्ट्रेचिंग वर्क। जब हम इसको एज अ जूल लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों वर्क को कर रहा है, क्योंकि न्यूटन मीटर क्या है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स क्या होता है, वर्क, सॉरी न्यूटन मीटर हमारे पास यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला है। वर्क क्या आता था, W इज इक्वल टू एफ डी। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट नीड्स टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय यूनिट अमाउंट। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास वर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें यहाँ पे इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये सरफेस एरिया, उस लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो रहा था। ये तो हमने इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लिया, और ये सारी की एग्जाम्पल देखिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ पे इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व्ड दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम ए हम्प ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्लास। जब आप ब्लड का एक ड्रॉप किसी हॉरिजॉन्टल ग्लास पे गिराते हैं तो वहाँ पे हम इस सरफेस टेंशन को देख सकते हैं। ड्रॉप ऑफ मर्करी फ्रॉम अ नियर परफेक्ट स्फीयर एंड कैन बी रोल्ड जस्ट लाइक अ स्टील बॉल ओवर स्मूथ सरफेस। मर्करी के ड्रॉप की बात कर रहे हैं, जब आप उसको एक परफेक्ट स्फीयर के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो वो एक स्टील बॉल के तौर पर एक्ट करता है। वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम रेन, जो बारिश हो रही होती है उस टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं उनके दरमियान में भी एक सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है कोई फोर्स की वजह से। आई ड्यू हैंग फ्रॉम ब्रांचेज और लीव्स ऑफ ट्रीज, जो दरख्तों के पत्तों के ऊपर से पानी गिरा होता है उनके दरमियान में भी एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। लिक्विड फ्यूल इंजेक्टेड इनटू इंजन फ्रॉम अ मिस्ट ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी सरफेस टेंशन की एग्जांपल्स दे दी हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट इस टॉप को स्टार्ट करने से पहले एंड अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन इज द कैपिलरी इफेक्ट। अब कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन रीड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है हमारे पास,
किसी भी हमारे पास किसी भी कह सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड का राइज हो जाना, ऊपर उठ जाना या उसका नीचे गिर जाना, किसी भी ट्यूब के अंदर कोई भी स्मॉल डायमीटर ट्यूब हो तो उसको हम कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। अब स्मॉल डायमीटर जो ट्यूब होती है ना वो 5 ml की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू उसी तरह से समझाऊंगी, फिर हम इसको रीड आउट करने की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखी है जी, ये यहाँ पे जी ओके ये it is commonly observed that water in glass container curve up slightly at the edges where it touch the glass surface। बट आप देखें जब आप ग्लास के अंदर वाटर को ऐड करती हैं तो वो किस तरह से शो हो रहा है, उसके जो कर्व्स अप स्लाइटली एट द एजेस, उसके जो कर्व जो होते हैं वो स्लाइटली कर्व बने होते हैं, एजेस किनारों के ऊपर स्लाइटली कर्व बना होता है। वेयर इट टच द ग्लास सरफेस, जहाँ पे वाटर जो है वो उस ग्लास सरफेस को टच कर रहा होता है। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी के कर्व जो होते हैं वो डाउन होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए जब हमने एक ट्यूब के अंदर पानी H2O को, एक ये जो हमारे पास ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जब मैंने वाटर H2O को डाला तो हमारे पास जो वाटर जो है वो उसकी जो सरफेस बनी वो कुछ इस तरह से शो हुई। आप ग्लास के अंदर भी पानी को डाल के देख लें तो हमारे पास उसकी जो वाटर की सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से। यहाँ आप कुछ स्मॉल सी ट्यूब ले लें, उसके अंदर अगर आप वाटर को डाल के खुद से प्रैक्टिकल करें तो आपके पास जो ग्लास की सरफेस उसके जो एजेस हैं वो अप होंगे। लेकिन अगर हम उसी ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी को डालेंगे ना, Hg जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, तो उसके जो एजेस हैं वो डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। अब ये इस तरह से ये क्यों हो रहा होता है, वाटर यहाँ पे वाटर का एज अ राइज शो हो रहा है, वाटर राइज हो रहा है, यहाँ पे वाटर को हम एज अ फॉल शो करा रहे हैं, तो इसी इफेक्ट को हम कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है ऐसे देख लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ और भी लिखा होगा लाजमन। ओके, एंड the effect is usually expressed by saying the water wets the glass by sticking to it। पानी जो है वो क्या होता है उसको वेट कर देता है, गीला। लेकिन जब आप मरकरी को उस ट्यूब के अंदर से निकालेंगे ना वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगी। लेकिन जो ग्लास के अंदर जब आप पानी को डेलेंगे, पोर करेंगे किसी और ट्यूब के अंदर, तो कुछ ड्रॉपलेट उस ग्लास ट्यूब के साथ अटैच हो जाएंगे। तो वाटर क्या करता है, उस ग्लास को वेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो कर्व्स बनेंगे वो स्लाइटली अप बनेंगे, कर्व्स अप स्लाइटली किनारों से या एजेस जो उसके हैं वो स्लाइटली अप होंगे। लेकिन मरकरी जो है वो उस तरह से एक्ट नहीं करेगा, मरकरी पूरा पोर हो जाएगा, उसका कोई ड्रॉपलेट भी उस ट्यूब के अंदर बाकी नहीं रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कैपिलरी इफेक्ट इज क्वांटिफाइड बाय कांटेक्ट एंगल डिफाइंड द टेंजेंट। अब हमें आप इसको एक और तरह से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने खुद से सारा कुछ ड्रा किया है, काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो के दौरान अगर बनाए तो मैंने इससे ऑलरेडी पहले ड्रा कर लिया। अब इस वाटर ड्रॉपलेट को मैंने एक ग्लास प्लेट के ऊपर जो है वो गिराया, वाटर ड्रॉपलेट को ग्लास प्लेट के ऊपर। जब वाटर ड्रॉपलेट को ग्लास प्लेट के ऊपर गिराएंगे ना तो हमारे पास जो उसका ड्रॉपलेट नीचे आके गिरेगा उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास इस टाइम पे इसकी शेप बनेगी। मतलब कि हमारे पास उस टाइम पे जो उसका एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो लेस देन 90 डिग्री होता है। जब हमारे पास ड्रॉपलेट इस तरह से इसकी जो शेप है बिल्कुल उसी तरह से एक स्फेरिकल सी आके बन जाए तो उसको हम, जब हमारे पास इस तरह से शेप बनेगी तो हमारे पास उस टाइम पे जो उसका एंगल लाई करेगा वो कुछ लेस देन 90 डिग्री लाई करेगा। हमारे पास देखिए अगर मैं आपको एंगल बताऊं तो ये हमारे पास 0, 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360, तो ये 0 से भी पीछे है एंगल बन रहा, तो लेस देन 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब लेस देन 90 डिग्री एंगल बनेगा तो उसको हम कहते हैं वेटिंग। और इस टाइम पे देखें कोहेशन एडहेशन से काम होती है। क्यों ऐसे हो रहा है, कोहेशन एडहेशन से काम क्यों है? देखिए वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड है और ग्लास दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं। जब दो डिफरेंट आके एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते थे, एडहेशन, एडहेसिव फोर्स कहते थे या एडहेशन कहते थे। अब वाटर ड्रॉपलेट और ग्लास प्लेट दो डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे के, जब वाटर ड्रॉपलेट इस ग्लास के ऊपर गिरा तो इस टाइम पे इसकी क्या होगी, एडहेशन ज्यादा होगी। तो हमने कहा कि कोहेशन कम होगी, कोहेशन इज लेस देन एडहेशन इस टाइम पे। और लेकिन अगर हम वाटर ड्रॉपलेट को एक वैक्स प्लेट के ऊपर आकर गिराएं तो वाटर ड्रॉपलेट एज इट इज नीचे गिर जाएगा। मैंने जब एज इट इज नीचे गिर जाएगा
जाएगा, उस टाइम पे उसका जो एंगल बनेगा वो देखें, अगर हम इसका एंगल शो करें तो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा तो देखें, जब वाटर ड्रॉपलेट एक वैक्स प्लेट के ऊपर आके गिरा तो इस टाइम पे इसकी कोहेशन जो है वो ज़्यादा होगी एडहेशन से। देखिए, मैंने इस वैक्स प्लेट के ऊपर इसकी एग्जांपल को शो कराने की कोशिश की। ये आपकी एक वैक्स प्लेट, जब हमने इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट को गिराया तो वाटर का ड्रॉपलेट एज इट इज़ कुछ इस तरह से शो हो गया। तो इस टाइम पे जो इसकी कोहेशन है वो एडहेशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारे पास इसका जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। फिर और इस टाइम पे इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, नॉट वेट सरफेस, और इसको कहते हैं वेट सरफेस। रीड आउट कर लेते हैं। लिक्विड इज सेड टू बी वेट सरफेस व्हेन एंगल इज लेस देन 90 एंड नॉट वेट व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ कैपिलरी इफेक्ट इज क्वांटिफाइड बाय कांटेक्ट डिफाइंड एट द एंगल टू द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। एंगल दैट टेंजेंट, जो एंगल उस लिक्विड सरफेस के टेंजेंट पे होगा विद द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखें, लिक्विड ड्रॉपलेट गिरा, जब हमारे पास जो एंगल उसके टेंजेंट एज अ टेंजेंट एक्ट करेगा उस सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि एज अ वेटिंग एंगल। और द सरफेस टेंशन एक्ट along this tangent line toward the solid surface। और सरफेस टेंशन क्या होगी, उस टेंजेंट लाइन के along, टेंजेंट लाइन के ऊपर एक्ट कर रही होगी। सरफेस टेंशन हमारे पास क्या थी, सरफेस टेंशन को तो हमने देखा ना, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश करते हैं ऊपर, लेकिन उसके दरमियान में कोहेसिव फोर्स क्या करती है, कोहेसिव फोर्स उसको रेजिस्ट करती है, उनके दरमियान में एक टेंशन पर रिड्यूस हो जाती है, और उस टेंशन को हमने क्या कह दिया, सरफेस टेंशन कह दिया। और लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल्स लेकर कैपिलरी इफेक्ट को समझा, तो हमने यहाँ पे कहेंगे, जब हमारे पास आप ग्लास प्लेट के ऊपर गिरा रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट को, वैक्स प्लेट के ऊपर गिरा रहे हैं, तो दो डिफरेंट हो गए। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी लिखी हुई है, द सरफेस टेंशन एक्ट अपवर्ड ऑन वाटर इन अ ग्लास ट्यूब अलोंग द सर्कमफेरेंस टेंडिंग टू पुल द वाटर अप। यहाँ पे जो हमने ट्यूब वाली एग्जांपल ली, उस ट्यूब वाली एग्जांपल में इसने क्या किया, सरफेस टेंशन उस टाइम पे अपवर्ड एक्ट करी होगी। एज अ रिजल्ट वाटर राइजेस इन द ट्यूब। जब हमने इस ट्यूब के अंदर वाटर ड्रॉपलेट, वाटर को किया, ग्लास के अंदर वाटर ऐड किया, तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है अपवर्ड एक्ट कर रही है, और उसने कहा कि वाटर राइज हो जाएगा। इसके अलावा जब हमने मरकरी को ऐड किया, एज अ रिजल्ट वाटर राइजेस इन द ट्यूब अंटिल द वेट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबव द लिक्विड लेवल ऑफ द रिजर्वर बैलेंस द सरफेस टेंशन फोर्स। तो आप देखो, लेकिन जब हमने उसको मरकरी के अंदर चेक किया तो उसका जो सरफेस है वो एक डाउनवर्ड कर गया। उसके अलावा द कॉन्टैक्ट एंगल इज 130 डिग्री फॉर मरकरी ग्लास। जब हमने ग्लास के अंदर मरकरी को डाला तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो जब डाउनवर्ड एक्ट करी होगी, तो उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल, उसका जो एंगल बन रहा होगा वो 130 डिग्री बन रहा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बना। देखें, लेकिन जब हमने एंड 26 डिग्री फॉर कैरोसिन ग्लास इन द एयर, जब हमने ग्लास के अंदर कैरोसिन डाला तो उस टाइम पे 26 डिग्री बनेगा। हम यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन भी स्टार्टिंग में लिखी हुई थी, जिसको हम रीड आउट कर लेते हैं। द राइज ऑफ कैरोसिन थ्रू अ कॉटन विक इंसर्टेड इनटू द रिजर्वर ऑफ कैरोसिन लैंप इज ड्यू टू दिस इफेक्ट। अब यहाँ पे कैरोसिन थ्रू अ कॉटन विक कौन सी एग्जांपल ले रहा है, आपके घरों में जो लैंप होते हैं जिनके अंदर हम कैरोसिन ऑयल डालते हैं, और कॉटन रुई की जो वो विक होती है उसको जो है वो ऐड लगा देते हैं अंदर। मैंने आप यहाँ पे अटैच कर दिया, जिसको आप लालटेन कहते थे। इसके अंदर हम क्या करते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, कैरोसिन ऑयल डालते थे, और इसके अंदर कॉटन भी लगा देते थे। तो क्या होता था, हमारे पास जो वो राइज हो जाती थी एकदम से, उसका जो है वो राइज होना जो है यहाँ पे बताया गया है। कहाँ गया जी, ये द राइज ऑफ कैरोसिन थ्रू अ कॉटन विक इंसर्टेड इन द रिजर्वर ऑफ कैरोसिन लैंप। कैरोसिन लैंप के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं, वो भी किस इफेक्ट की हो जाता है, कैपिलरी इफेक्ट की वजह से होता है। और यहाँ पे लिखी, कैपिलरी इफेक्ट इज आल्सो पार्शियली रिस्पांसिबल फॉर राइज ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ टाल्ट। मैं आपको अगर एक ट्री की एग्जांपल दूँ, तो ट्री के अंदर क्या होता है, ट्री के फिनोमेना को यहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट में किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। देखें, हम दरख्त को, जब भी हम दरख्त को पानी देते हैं वो नीचे से पानी देते हैं, हम उसके पत्ते, हर पत्ते को बारी बारी जाके तो पानी नहीं देते हैं। तो कैपिलरी इफेक्ट यहाँ पे भी हो रहा है, किस तरह से हम पानी नीचे देते हैं लेकिन वाटर जो है वो राइज हो जाता है, राइज ऑफ वाटर टॉप ऑफ टॉल ट्रीज। अब वो हर पत्ते को जाके लग रहा होता है, ट्री बड़ा भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कैपिलरी इफेक्ट आ रहा है। अब जो कर्व फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो उसकी कर्व फ्री सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं मेनिस्कस कहते हैं। ये जो कर्व फ्री सरफेस आपके पास यहाँ पे इसकी बन जाएगी, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेनिस्कस कह रहे हैं। तो ये था आपके पास कैपिलरी इफेक्ट और सरफेस टेंशन। होप सो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई बात यहाँ पे मैंने मिस कर दी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।